A very good morning to all my dear students. Today we are starting our third lecture. Previous lecture, that means lecture 2 के अंदर हमने सीखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स इन एनी एटम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. किसी एक एटम के अंदर डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया जाता है वो हमने कहाँ पे सीखा था, लास्ट लेक्चर के अंदर. आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड कुछ बात करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये बात ज़रूर बताई थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th और 10th की केमिस्ट्री की अम्ब्रेला होती है, छतरी होती है हमारी. अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे नहीं आता है तो केमिस्ट्री की 70% चीज़ें आपसे नहीं आएगी. बाकी चीज़ें आप याद करके एडजस्ट कर सकते हो. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं एक बार इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग 20 एलिमेंट्स का फिर से लिख देता हूँ, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी. 2,1 बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम. 2882, 2881, 281, 282, 283, 284. आप भी रिवाइज कर सकते हैं मेरे साथ. 285, 286, 287, 288, फ्लोरीन इज 27, 2,6, 2,5, 2,4, 2,3 एंड 2,2. ये स्टार्टिंग 20 एलिमेंट्स है, और इन स्टार्टिंग 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा था. मैंने आपको बताया था कि 2 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो 2n² को फॉलो नहीं करते हैं. मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ. स्टार्ट बाद के जो अदर एलिमेंट्स हैं वो भी इस तरीके से फिल नहीं होते हैं. इसके लिए हमें 11th में जाना पड़ता है, जहाँ पे हमें आउबा प्रिंसिपल सीखना पड़ता है, होन्स रूल सीखने पड़ते हैं, और उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा. अभी हम इन 2 एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अच्छे से मतलब एडजस्ट कर लेंगे. आप इसे एडजस्ट करके रखें, जब आप उस क्लास में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से रीज़न मिलेगा कि ऐसा क्यों होता है. ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे सिलेबस के अंडर में है, और ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. अब इनसे आगे चलते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या पता लगता है वो भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ. देखिए, एक चीज़ होती है स्टेबिलिटी. केमिस्ट्री के अंदर स्टेबिलिटी की बड़ी इंपॉर्टेंस है. स्टेबिलिटी बोलते हैं हम स्थिरता. ओके स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी अचीव कैसे करते हैं हम? कोई भी एलिमेंट स्टेबल कैसे हो सकता है? जैसे हम अपनी लाइफ के अंदर हैं, हमें अपनी लाइफ के अंदर भी स्टेबल होना पड़ता है. हम क्या करते हैं? मेहनत करते हैं ताकि हम अच्छी तरीके से स्टेबल हो जाएं. मतलब हम एक अच्छी पोस्ट पे रहकर अच्छी तरीके से स्टेबल हो, हमारे अंदर एक ह्यूमैनिटी हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम डिमांड करते हैं. और जब सारी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं तो हम क्या बोलते हैं? हमारे पास स्टेबिलिटी है. कोई पूरा दिन वर्क करता है, उसके पास में स्टेबिलिटी नहीं होती है. मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वर्क तो सभी करते हैं, बट स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी हम यहाँ केमिस्ट्री के अंदर कैसे मेजर करते हैं? हमें एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होता है. सबसे पहले क्या देखना होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर किसी एटम की आउटर मोस्ट सेल के अंदर, इफ द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन, यदि किसी एटम की बाहरी सेल में, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे. तो ऐसे एटम स्टेबल होते हैं. क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं. तो उनके पास में स्टेबिलिटी होती है. हीलियम जो है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये कितने रखते हैं अपने आउटर मोस्ट में? 2 इलेक्ट्रॉन रखकर स्टेबिलिटी गेन करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हीलियम के पास में 2 है और ये पहले से स्टेबल है. अब स्टेबिलिटी कैसे आती है? आउटर मोस्ट सेल मस्ट बी कंप्लीटेड. आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होनी चाहिए. अब देखिए, जैसे हमारा ये है मैग्नीशियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 282. ये पहली सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है. अब अगर मैं इसका छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूँ, ये पहली सेल है हमारी, ये दूसरी सेल है, और ये हमारी थर्ड सेल है. आउटर मोस्ट बोलते हैं हम सबसे दूर की.
न्यूक्लियस से जो सबसे दूर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फारदेस्ट सेल फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड आउटर मोस्ट सेल। और आउटर मोस्ट सेल हमेशा क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। अगर एटम की आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट है तो उस एटम के पास में क्या है, स्टेबिलिटी है। अब हाइड्रोजन के लिए देखिए आप, हाइड्रोजन की एक सेल है, उसी एक सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन और हीलियम कितने कंप्लीट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करते हैं। जो एटम 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं वे डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। डुप्लेट रूल, डुप्लेट रूल। एटम्स 2 प्रकार से स्टेबल होते हैं, ये तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो हमारे, वो किस पे लगता है, हाइड्रोजन और हीलियम पे। बाकी के लिए अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। और बाकी अदर एटम्स क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी नहीं करते, अभी हम आप अच्छे से समझ जाएंगे। और जो 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल में रखते हैं वो कौन सा रूल फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट मतलब 8 के लिए होता है, अडुप मतलब 2 के लिए होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब कोई एटम अगर पहले से ही स्टेबल है तो उसकी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होनी चाहिए। अब हीलियम की ये सेल है, हीलियम की कौन सी सेल है, ये वाली एक सेल है, और इसकी यही सेल आउटर मोस्ट भी होगी क्योंकि इसके पास में एक ही सेल है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब पहली सेल में क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है हमारा, इट इज स्टेबल। स्टेबल होने का मीनिंग क्या है वो अभी मैं और अच्छे से समझाऊंगा आपको। अब हमारा नियोन कौन है, हमारा नियोन। पहली सेल में कितने होने चाहिए, 2। सेकंड सेल के अंदर कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्या हमारी पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यस। सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यस। क्या इसकी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट है, यस। तो इट इज ऑल्सो स्टेबल, ये भी हमारा क्या है, स्टेबल है। ऐसे ही हमारा कौन है, आर्गन। आर्गन को देखिए, पहली सेल में कितने होने चाहिए, 8, 2। सेकंड सेल के अंदर 8 होने चाहिए और थर्ड सेल के अंदर कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। मैंने आपको ये बताया ना, थर्ड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये बात आप दिमाग में रखें। वो 2n² के अकॉर्डिंग नहीं है, अभी वो आपको पता लग जाएगा ऐसा क्यों होता है। तो थर्ड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, तो इसकी थर्ड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हमारा, स्टेबल। हीलियम किस रूल को फॉलो कर रहा है, डुप्लेट रूल को। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो डुप्लेट रूल पे स्टेबल है। नियोन कितने को फॉलो कर रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट रूल को। और आर्गन कोड कितने को फॉलो कर रहा है, ऑक्टेट रूल को। ओके स्टूडेंट्स, ये एटम्स ऐसे एटम्स है जो हमारे स्टेबल है। अब हम वो एलिमेंट्स देखते हैं या वो एटम्स देखते हैं जो स्टेबल नहीं है। जैसे आप देखिए सोडियम, किसे देखिए आप, सोडियम को देखिए आप। अब हमारा सोडियम कहाँ पे है, ये रहा। सोडियम की आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। पहली सेल कंप्लीट है, सेकंड सेल भी कंप्लीट है, थर्ड सेल इनकम्प्लीट है। थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, बट कितने हैं इसके पास में, 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये स्टेबिलिटी को गेन कर सकता है, अब ये क्या कर सकता है, स्टेबिलिटी को गेन कर सकता है। स्टेबिलिटी गेन कैसे करते हैं, स्टेबिलिटी गेन कैसे करते हैं कि वो अपनी आउटर मोस्ट सेल से या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। अब इससे क्या होगा, पहली सेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही तो है ना। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दे तो इस सेल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। अब नहीं बचा तो अब आउटर मोस्ट कौन सी होगी हमारी, ये वाली तो खत्म हो गई इसके साथ में, क्योंकि अब इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 2 सेल ही है इसके अंदर। अब 2 सेल में ये वाली क्या है, इसकी आउटर मोस्ट, तो ये क्या हो गया, स्टेबल। एक तो तरीका ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, आउटर मोस्ट सेल ये हो जाएगी तो स्टेबल हो जाएगा। अब डोनेट करने के बाद क्या इफेक्ट आएगा वो मैं सिखाऊंगा। अभी आप देख ले कि डोनेट कब करते हैं और गेन कब करते हैं, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। अच्छा, मेन बात यह है कि डोनेट क्यों कर रहे हैं हम, मेन बात यह है कि हम डोनेट क्यों कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या है, वो एटम स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अब ये देखिए आप क्लोरीन को, क्लोरीन की पहली सेल में 2, सेकंड सेल में 8 और थर्ड सेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके पास में भी एक ऑप्शन है, ये क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। ये क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। और इसकी आउटर मोस्ट सेल में भी कितने हो जाएंगे, 8, तो ये भी आर्गन की तरह स्टेबल हो जाएगा। यानी कोई एटम गेन करता है तो कोई एटम डोनेट करता है, और ये किस बात पे डिपेंड करता है, उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो चलो देखते हैं कैसे होता है। आप ये चीज़ सभी नोट करें, मैं बताता हूँ कौन डोनेट करेगा, कौन सा एटम एक्सेप्ट करेगा, इसी के बारे में बात करेंगे अभी। अब देखिए 281, 282, 283, 284, 285, 286 और 287
नीचे लिख देता हूँ मैं 287। ये हमारे क्या है, ये कुछ एलिमेंट्स है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा है। ये वाले है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। मैंने इन्हें यहाँ पे निकाल लिया बाहर। देखिए अब ये एटम अभी अनस्टेबल है, ये सारे के सारे एटम्स क्या है अभी अनस्टेबल। आपको कैसे पता लगा? क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट नहीं है। टू बी स्टेबल फॉर एनी एटम इट इज़ नेसेसरी कंडीशन दैट एटम मस्ट हैविंग कंप्लीट या फुलफिल ऑफ आउटर मोस्ट सेल। उस एटम की आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होनी चाहिए। अगर एटम की आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट नहीं है तो वो इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट सेल वाला एटम होगा जो कि अनस्टेबल माना जाएगा। तो ये वाला कैसा है हमारा, ये सब अनस्टेबल वाले हैं क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट सेल अभी कंप्लीट नहीं है। थर्ड सेल को कितने कंप्लीट करने होते हैं? 8 करने होते हैं, बट इसके पास में कितने हैं? 2। तो अब ये स्टेबल नहीं है। तो ये सारे ऐसे ही है। अब ये स्टेबिलिटी कैसे गेन करेंगे वो हमारा मेन टॉपिक है। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि जैसे हमारा ये एलिमेंट्स हैं, अब इस सोडियम के पास में 2 ऑप्शन है हमारे कि ये तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करें, डोनेट कर दे। 1 इलेक्ट्रॉन को ये तो क्या करें, डोनेट कर दे, या ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे। है नहीं है? आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करना हमारा पहला मोटिव होगा। आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करना हमारा पहला मोटिव होगा ताकि हम उसे स्टेबल कर सकें। स्टेबिलिटी मेन फैक्टर होता है किसी भी एटम एलिमेंट के लिए। अब या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे। आपको क्या लगता है इस एटम को क्या करना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन देकर भी स्टेबल होगा और 7 इलेक्ट्रॉन लेकर भी स्टेबल होगा, मतलब दोनों ही केस में मिलेगी इसे स्टेबिलिटी। अब कोई सा एक ले करना होगा इसे एक टाइम पे। अब ये नहीं है कि दोनों को डोमिनेट कर सकता है, दोनों को एक्टिव कर सकता है। बस या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या 7 गेन करे, एक ऑप्शन इसे अप्लाई करेगा। आप क्या सोच रहे हैं? आपको लगता होगा पक्का ही क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि वो इसके लिए आसान कार्य है। इट इज़ वेरी ईजी टू डू। यही है ना, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। मैं बताता हूँ आपको मेन रीज़न क्या होता है। कोई भी एटम हो वो हमेशा, या कोई भी सिस्टम हो वो ऐसा वर्क डन करता है जिसमें उसकी एनर्जी कम से कम वेस्ट हो, कम से कम एनर्जी वेस्ट हो और उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। मैं आपको बोलूँ कि आपको एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर जाना है, किसी शहर के अंदर आपको जाना है और वहाँ पे जाने के 10 रास्ते हैं, तो आप सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा चूज़ करोगे जिस पे आपको कम से कम आपकी एनर्जी वेस्ट हो और आप अच्छे से अच्छे वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। यही बात है ना। सिमिलरली ये एटम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में कम वर्क डन करना पड़ेगा और उसकी एनर्जी क्या होगी, कम वेस्ट होगी। बट 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने में इसे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा जिसमें इसकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से खुद ही अनस्टेबल हो जाएगा। एटम का पर्पज़ क्या है, उसे स्टेबल होना। अगर वो स्टेबल होने के लिए खुद अनस्टेबल हो जाता हो, कैसे? 1 डोनेट करने में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होगी तो ज़्यादा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। बट 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने में ज़्यादा वर्क डन करेगा, तो इसकी कंपेयर में यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा वर्क डन ज़्यादा होने की वजह से इसकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। और पर्पज़ था इसे स्टेबल होना। स्टेबल होने के चक्कर में ये अनस्टेबल हो गया तो वो ज़्यादा बेटर नहीं है ना, तो ये क्या करेगा, डोनेट कर देगा। ये वाला बताओ, डी और जी बताना है आपको, डी और जी, डोनेट या गेन, यही है ना, डी और जी। या तो 2 डोनेट करें या 6 गेन करें। क्या करेगा, 2 डोनेट। ये क्या करेगा, डोनेट या गेन। या तो 3 डोनेट करे या 5 क्या करे, 5 गेन करे, तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये क्या है, ये डी भी है और जी भी है। ये क्या हमारा डी भी है और जी भी है। ये डोनेट भी कर सकता है और ये गेन भी कर सकता है क्योंकि दोनों ही केस में वर्क डन सेम होगा। इसे 4 इलेक्ट्रॉन देने हैं और 4 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो इन्हें हम अलग से बात करेंगे इनके बारे में, 4 वालों के। ये बताओ 5 वाला, या तो 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे। क्या करेगा बताओ, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, डोनेट नहीं करेगा। ये क्या कर लेगा, जी गेन ही कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या देखा, जो 1 2 3 है, दोज आर द एटम्स विच कंटेन 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल, दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन, दे डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे एटम्स जिनकी आउटर मोस्ट सेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करते हैं, वो तो डोनेट करते हैं। ये वाले सब क्या करेंगे, डोनेट। और ये 4 वाला क्या कर सकता है, ये डोनेट भी कर सकता है और ये गेन भी कर सकता है। और 5 6 7 वाले क्या करेंगे, 5 6 7 वाले क्या केवल गेन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 9th क्लास में मतलब हमें इतना ही देखना होता है कि जो 5 6 7 वाले हैं क्या करते हैं, गेन करते हैं। हमें आगे धीमे धीमे बाकी चीज़ की नॉलेज होगी तो हमें पता लग जाता है कि ये रीज़न की वजह से ऐसा वास्तव में कैसे होता है। बट अभी आपको यही सारी चीज़ें इस क्लास के अंदर ऐसे ही सीखनी होगी। ओके स्टूडेंट्स,
आपको यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा, इस बारे में बात हो रही है। चलो थोड़ा सा और करते हैं। अभी ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताया है, अब आपको वहाँ पे बताना है। यहाँ पे बताएंगे आप, हाइड्रोजन के पास में एक सेल है, हाइड्रोजन के पास में एक सेल है और इसे कितने कंप्लीट करने हैं 2, तो इसके पास में कितने हैं 1, तो ये क्या करेगा 1 गेन कर लेगा। क्या कर लेगा 1 गेन करेगा। हीलियम क्या है, हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 है, हीलियम की पहली सेल है और पहली सेल में कितने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, तो ये ना डोनेट करेगा और ना ही गेन करेगा, ये पहले से ही क्या है इट इज़ ऑलरेडी स्टेबल। बाकी अदर एलिमेंट्स स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं और एटम करते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं, कोई भी एटम हो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन इसलिए करता है ताकि उसे स्टेबिलिटी प्राप्त हो, यही बात है। ये वाला लिथियम क्या करेगा, या तो 7 गेन करे, सेकंड सेल में कितनी रिक्वायरमेंट होती है 8 इलेक्ट्रॉन की। अब या तो ये 7 गेन करे या 1 डोनेट करे, कौन सा आसान है बताओ, डोनेट करना। 2 वाला क्या करेगा डोनेट, मैंने बताया अभी 1 2 3 वाले सब क्या करेंगे, 1 2 3 सब वाले क्या करेंगे डोनेट, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन पे लगती है बात कोई सी भी। और 5 6 7 वाले क्या करेंगे गेन करेंगे। तो डायरेक्ट लिखते हैं डी डोनेट, ये डोनेट और गेन दोनों, ये गेन, ये वाला गेन, ये वाला भी गेन करेगा। इसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पहले से स्टेबल है। डोनेट डोनेट डोनेट, ये डोनेट और गेन दोनों कर सकता है। ये गेन, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एटम की स्टेबिलिटी आउटर मोस्ट सेल के अकॉर्डिंग होती है। आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रूल लगता है हाइड्रोजन और हीलियम पे, और जो 8 इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल है बाकी अदर एलिमेंट्स पे लगता है। जब 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंप्लीट करने होते हैं तो ऑक्टेट रूल होता है, और जब हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं तो डुप्लेट रूल होता है। डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल दोनों ही एटम की स्टेबिलिटी के लिए होते हैं। आप नोट कर सकते हैं, बोथ डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल्स, बोथ डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल are for the stability of atom, are for the stability of atom। are for the stability of atom, एटम की स्टेबिलिटी के लिए होते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि कौन सा एटम हमारा डोनेट करता है और कौन एटम हमारे इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब समझिए, देखिए ये हमारा सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281, यही है ना हमारा। क्लोरीन इज 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने सीखा है अभी तक। अब देखिए ये क्या करेगा, ये क्या करेगा डोनेट, कितने इलेक्ट्रॉन को, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा गेन कर लेगा। ये क्या करेगा गेन उसी इलेक्ट्रॉन का, वो कैसा हो जाएगा Na2,8, और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात होगी, अभी ऐसा हो जाएगा। और क्लोरीन क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तब ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब आप इससे क्या समझें, अगर कोई एटम आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई एटम आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है नेगेटिव चार्ज। इफ एनी एटम डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल it contains positive charge, if an atom gains the electron it contains negative charge। यही बात है ना। अब ये समझते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव होता कैसे है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आएगा, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज आएगा। अब एल्यूमिनियम 283 है हमारा, कितने इलेक्ट्रॉन इसे क्या करना है 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या गेन, डोनेट करेगा। तो जो डोनेट करने वाले हैं वो क्या करते हैं पॉजिटिव चार्ज करते हैं। नोट में आप ये बात लिख सकते हैं, those are the atoms which donate their electron, those are the atoms which donate their electron, gets positive charge, and those are the atoms which gains electron, they get negative charge या they contains negative charge। ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, और जो एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो रखते हैं नेगेटिव चार्ज। अब आप इसे याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ।
ट्रिक के साथ मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा, इसका रीज़न क्या है, एक्चुअल रीज़न क्या होता है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। पहले आप एक ट्रिक से इसे याद रखें, ए और बी ये दो हमारे पर्सन हैं, ये बस केवल एक एग्जांपल है, आप इसे बस समझने के लिए यूज़ करें। ए जो है वो हमारा थोड़ा पुअर है और जो है वो बी हमारा रिच है। पुअर और रिच हम कैसे बात कर रहे हैं, केवल पैसों के अकॉर्डिंग से, ताकि हम इस ट्रिक को याद रख सकें। ये केवल ट्रिक केवल समझने के लिए है, बाकी आप पुअर और रिच ना समझें। अब पुअर के पास में क्या है, पैसे की क्या है, कमी है, पैसे की क्या है, मनी की डेफिशिएंसी है, और इसके पास में पैसे की क्या है, एक्सेस है, इसके पास में पैसे अधिक है। ठीक है, अब ये ए जो है ना, अगर एक और रिक्वायरमेंट है पैसे की तो ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा बी के पास में। और मुझे क्या चाहिए, मुझे पैसे चाहिए कुछ समय के लिए, और ये क्या करेगा, इसे ब्याज पे पैसे भी दे देगा, इंटरेस्ट पे से क्या करेगा, पे कर देगा। सपोज करो इसने इससे लिया है क्या, 10,000 रुपीज़। कितने लिए हैं, 10,000 रुपीज़, और एक साल के लिए लिया है, फॉर 1 ईयर। और इसने बोला है कि जब आफ्टर 1 ईयर मैं आपसे पैसे लूँगा तो मुझे आप कितना, 11,000 रुपीज़ दे देना। तो ए ने क्या किया, ए ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है आप मुझे 1 साल के लिए 10,000 रुपये दीजिए और मैं आपको 1 साल बाद पे करूँगा। अब एक बात बताइए, डोनर कौन है हमारा, डोनर मतलब देने वाला कौन है, देने वाला रिच मैन है, और गेनर कौन है, मतलब लेने वाला कौन है, हमारा पुअर पर्सन है, बी ए है ना। अब देखिए, जब 1 साल कंप्लीट होगा, 1 साल कंप्लीट होने वाला होगा, पहले आप ये समझिए, जब 1 साल कंप्लीट होने वाला होगा, पैसा देने का टाइम आ गया है और वह पैसे देने के लिए जाएगा। फायदे में कौन है, पॉजिटिव में कौन है, बताओ आप। हमेशा कौन फायदे में रहेगा, बी। क्यों, क्योंकि इसे 10,000 तो अपने ऐसे कैसे मिलने हैं, 10,000 10,000 तो इसे ऐसे कैसे मिलने हैं, और प्लस में इसे 1,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो ये हमेशा कहीं में रहेगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव में रहेगा। और जो ए वाला है वो हमेशा कहीं में रहेगा निगेटिव, क्योंकि 10,000 के साथ साथ में 1,000 और एक्स्ट्रा पे करने हैं। तो हम क्या समझें, जो देने वाले होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, पॉजिटिव, और लेने वाले हमेशा कैसे रहते हैं, निगेटिव। सिमिलरली हमारा यहाँ पे भी है, मैंने आपको ये भी बताया था, बट इसका ये एक्चुअल रीज़न नहीं है, रीज़न मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले ये समझो कि आप, ये बात आपके दिमाग में चली जानी चाहिए कि जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, और ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो निगेटिव चार्ज रखते हैं। पहले आप ये अच्छे से दिमाग में सेट कर लें। क्या हम सभी एटम्स के चार्ज बता सकते हैं, कैन वी एक्सप्लेन द चार्ज ऑफ एवरी एटम और एलिमेंट। चलो देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। चार्ज बेसिक फंडा होता है, मैं आपको बताया चार्ज सबसे ज़्यादा बेसिक फंडा होता है। अगर आपको एलिमेंट्स के चार्ज पता है तो आपको रिएक्शन करनी आएगी, कैसे रिएक्शन होते हैं सब चीज़ आपसे आ सकती है, बट आपको चार्ज वगैरह का जो फंडा है बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। हाइड्रोजन 1 है और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हीलियम ना डोनेट करता है, नो गेन करता है, ना इसमें पॉजिटिव है ना निगेटिव है। लिथियम 2,1 होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब मैं बोल रहा हूँ, 2,1 1 देगा ना, 1 पॉजिटिव। बेरिलियम 2,2 होता है, 2 देगा, 2 पॉजिटिव। बोरोन 3 पॉजिटिव। कार्बन 4 पॉजिटिव 4 निगेटिव, इसके बारे में अलग से बात करेंगे। नाइट्रोजन 2,5 3 गेन करेगा। ऑक्सीजन 2,6 2 गेन करेगा। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, समझे ना। नियोन 2,8 है, पहले से ही स्टेबल है, ये ना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना गेन करेगा, ना इस पे पॉजिटिव चार्ज ना इस पे निगेटिव चार्ज। सोडियम 2,8 1 डोनेट करेगा। मैग्नीशियम 2,8 2 डोनेट करेगा। एल्यूमिनियम 2,8 3 डोनेट करेगा। सिलिकॉन 2,8 इसके बारे में अलग से बात करेंगे। फॉस्फोरस 15 2,8 -3 निगेटिव 3 होगा ना। सल्फर 2,8 निगेटिव 2। क्लोरीन निगेटिव 1। कौन है हमारा, आर्गन 2,8 ना डोनेट कर सकता ना गेन कर सकता, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं होगा। पोटेशियम 2,881 डोनेट। एल्यूमिनियम कैल्शियम 2,882 डोनेट। हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर स्टार्टिंग 20 एलिमेंट्स में जिनकी आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है वे डोनेट करेंगे, अर्थात उन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही आता है जितने डोनेट करते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 है तो वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, उन पे निगेटिव चार्ज आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उतना ही निगेटिव आएगा। इज डैट क्लियर? आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या होता है। इसका रीज़न क्या है कि जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो गेन करता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है। ये बात है ना। अब इसका रीज़न समझते हैं।
मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था एटम के अंदर 3 चीज़ें होती है। द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम आर 3: इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल। चार्ज से न्यूट्रॉन का कोई मतलब नहीं होता, चार्ज से न्यूट्रॉन का कोई मतलब नहीं होता, ये बात आप दिमाग में सेट करें, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं है। तो ये जो एटम पे जो चार्ज आ रहा है इसके लिए न्यूट्रॉन बिल्कुल भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। रेस्पॉन्सिबल या तो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है। तो अभी यही देखना है हमें। जैसे हमारा कौन है, सोडियम, ये क्या हमारा सोडियम 11281, ठीक है। अब ये तो बात आपको पता है। अब ये समझिए कि अगर आपने लेक्चर नंबर 1 और 2 देखा है ना, तो ये बात आपको अच्छे से पक्का पता होगी। अगर आपने लेक्चर 1 और 2 नहीं देखा है तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले लेक्चर 1 2 को अच्छे से देखा है, तब आपको ये बात समझ आएगी। अब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताइए, 11 इलेक्ट्रॉन्स। कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन। और कितने न्यूट्रॉन है, 23 में से 11 घटाओगे तो 12 आएगा। बट चार्ज से न्यूट्रॉन का कोई मीनिंग नहीं होता है, मैंने अभी बोला है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, नाभिक में, न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इसके पास में टोटल 11 पी है, मतलब इसका क्या है कि इसके पास में 11 पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर। और यहाँ पे इन सेल्स के अंदर क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होता है। तो 2 निगेटिव चार्ज तो यहाँ पे है, 8 निगेटिव चार्ज, 8 निगेटिव चार्ज यहाँ पे है, ऐसे ही है ना। और 1 निगेटिव चार्ज बाहर है, मैंने कम भरे हैं पर आप समझ सकते हैं। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है ये बताइए आप। अच्छा एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ, एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कोई भी एटम हो हमेशा क्या होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होने का मीनिंग ये है कि उस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना उस पर निगेटिव चार्ज होता है। अब रीज़न क्या है इसका, एटम के अंदर चार्ज देने वाली चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अगर निगेटिव चार्ज आएगा किसी चीज़ पे तो इलेक्ट्रॉन के कारण, एटम की बात चल रही है। और अगर उसमें ही एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो प्रोटॉन के कारण आएगा। बट एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, ये भी फिक्स है ना। मैंने सिखाया लास्ट लेक्चर के अंदर, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। अगर जितना निगेटिव चार्ज है अगर उतने ही पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या वो कैंसिल आउट होगा, कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अगर 11 पॉजिटिव है और 11 ही निगेटिव है तो कैंसिल आउट। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, न्यूट्रल। जैसे मैं आपको बोलूँ कि क्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन्स हैं, तो बोलेंगे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 17 है, प्रोटॉन्स भी उसके अंदर 17 है। तो अब क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन निगेटिव वाले भी 17 है और प्रोटीन पॉजिटिव वाले भी 17 ही है, तो ओवरऑल क्या है वो, न्यूट्रल। तो एटम हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल। ये बात आप नोट कर सकते हैं, ड्यू टू सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अब ध्यान से समझिए, नोटबुक साइड में रख दीजिए और पेन को भी पहले समझ लें। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो डोनेट करने के बाद उस पर पॉजिटिव बोला है, डोनेट किसे कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। भाई ये कौन भर रहे हैं हम, ये सेल में क्या भर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन से तो भर रहे हैं ना। प्रोटॉन को तो हम छेड़ भी नहीं सकते, वो प्रोटॉन कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर। हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन देने का मीनिंग ये है कि मैंने एक निगेटिव चार्ज कम कर दिया। अब मेरे पास में टोटल निगेटिव चार्ज कितना है, 10। कितना है, 10 निगेटिव चार्ज है अब मेरे पास में। जब मेरे पास में 10 निगेटिव चार्ज है और 11 पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन को तो मैंने इफेक्ट नहीं किया, मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया एक। क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी गेन करनी थी। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया। अब इसके पास में स्टेबिलिटी तो आ गई, बट इसके इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10। अब प्रोटॉन कितने हैं, अभी 11 ही है। अब टोटल निगेटिव कितना है, -10, और टोटल पॉजिटिव अब भी कितना है, +11। तो -10 +10 को कैंसिल आउट कर देगा, -10 +10 को कैंसिल आउट करेगा तो बचेगा कितना, 1 पॉजिटिव। और वही 1 पॉजिटिव आपको कहाँ पे नजर आएगा, एकदम। समझे नहीं समझे आप। चलो एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास में है मैग्नीशियम, हमारे पास में कौन है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 282। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 12। कितने प्रोटॉन्स है हमारे, 12। न्यूट्रॉन से चार्ज का कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास में फिलहाल 12 निगेटिव है और हमारे पास में फिलहाल 12 पॉजिटिव है ना ही नहीं है। ओके,
अब इस एटम की स्टेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो इसे अपने आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे ताकि इसे स्टेबल हो। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो स्टेबल तो हो जाता है, पर अब इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने बचते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब इलेक्ट्रॉन बचते हैं 2 8 10, और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पड़ा है वो वहाँ से हलता ही नहीं। अब वो कितना है अभी 12 ही। अब निगेटिव वाले तो है -10, निगेटिव वाले कितने हैं 10, और पॉजिटिव वाले कितने हैं 12। तो -10 + 10 को तो कैंसिल आउट कर देगा, प्लस कितने एक्स्ट्रा बचे, पॉजिटिव कितने एक्स्ट्रा बचेंगे 2 पॉजिटिव। तो मैं क्या बोलूँ, इस पर 2 पॉजिटिव आएगा। समझे नहीं समझे? तो जब कोई एटम, अब ये बात आपको नोट करनी है, अगर कोई एटम, पहले समझे, अगर कोई एटम आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके पास में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वैसे तो ये बराबर है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया किसी ने तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे। अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रोटॉन का ही तो चार्ज नजर आएगा, और प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है पॉजिटिव, तो इसलिए तो पॉजिटिव आता है। अब हम देखते हैं केस सेकंड, मतलब जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं इस केस में कैसा होता है। व्हेन, ये बात आप लिख सकते हैं, व्हेन एनी एटम, लिखे प्लीज नोट डाउन, व्हेन एनी एटम डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन, व्हेन एनी एटम डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज becomes in axis, becomes in axis। एक्सिस का मतलब अधिकता, उस चीज़ की अधिकता हो जाती है, उसकी संख्या अधिक हो जाती है। जब आप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करोगे तो पॉजिटिव चार्ज की संख्या अधिक हो जाएगी, और पॉजिटिव चार्ज की संख्या अधिक हो जाएगी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ऐसे ही कैसे होगा निगेटिव वालों में, देखते हैं। क्लोरीन 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारा 287 है ना। अब ये बात समझिए आप, कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताइए, 7 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स है 17 प्रोटॉन्स, जितना निगेटिव है उतना ही पॉजिटिव है। अभी आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए से बताइए, कितने चाहिए 1 चाहिए। अब ये किसे गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अभी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसके पास में 18, एक गेन कर लेगा ना, 8 कंप्लीट हो गए, ऑक्टेट रूल को फॉलो किया इसने। अब इसके पास में निगेटिव चार्ज कितना है, निगेटिव है इसके पास में 18, और पॉजिटिव चार्ज कितना है इसके पास में 17 ही है अभी भी, क्योंकि प्रोटॉन को हम ना ले सकते हैं और ना दे सकते हैं, हम केवल इलेक्ट्रॉन को देते हैं और लेते हैं। इसका रीज़न मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब इसने इसका 17 पॉजिटिव 17 निगेटिव को कैंसिल आउट करेगा। 17 पॉजिटिव 17 निगेटिव को अगर कैंसिल आउट कर देता है तो कितना निगेटिव बचेगा 1 निगेटिव। तो मैंने बताया था 1 निगेटिव आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही किस पे देखते हैं हम, सल्फर पे 16 286, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16, प्रोटॉन कितने हैं हमारे 16, न्यूट्रॉन से तो मीनिंग नहीं है हमें, चार्ज का रिलेटेड कोई होता ही नहीं उससे। अब इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और प्रोटॉन अब भी इसके पास में कितने ही है 16 ही है, तो 16 पॉजिटिव यानी कि 16 पॉजिटिव 16 निगेटिव को कैंसिल आउट करेगा, तो कितना निगेटिव चार्ज बचेगा 2 निगेटिव बचेगा, 2 निगेटिव। तो हम क्या बोलेंगे, सल्फर पे 2 निगेटिव आता है। आई थिंक ये बच्चों आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। रीज़न भी आप याद रख सकते हैं, रीज़न ये होता है, और आप मैंने जो आपको ट्रिक बताई है वो आपको क्विक मतलब एक जल्दी याद रखने के लिए वो आपको बताइए। जैसे आप टीचर के सामने खड़े होते हैं तो पूछ लेते हैं, सर टीचर पूछ लेते हैं मैग्नीशियम का चार्ज बताइए, तो आप सोचते हैं मैग्नीशियम 12 282 2 वाला तो डोनेट करेगा, डोनेट करने वाला हमेशा क्या रहता है, डोनेट करने वाला हमेशा अमीर होता है, वो हमेशा दे देता है, फ़ायदे में रहता है, तो पॉजिटिव। मतलब ऐसे आप याद कर सकते हैं, वैसे एक्चुअल रीज़न ये होता है हमारा। तो किसी भी एटम के कप चार्ज आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि किसी एटम पे कितना चार्ज आएगा। अब इसका रीज़न आप अगर लिखना चाहते हैं तो रीज़न समझिए। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाती है। अगर एटम देता है, अगर एटम इलेक्ट्रॉन देता है, मैंने अभी समझाया आपको, अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, तभी तो पॉजिटिव का इफेक्ट आता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, पहले क्या थे दोनों बराबर, अब जिसका भी इफेक्ट आएगा उसी का चार्ज आएगा। अब गेन वाले में क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करे ना तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज हुई, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई तो इसी का चार्ज आ जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन दे रहे थे तो पॉजिटिव का चार्ज ज़्यादा हो जाता था, तो पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता था अपना। तो आई थिंक ये चार्ज वाला जो फंडा है ना, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी एटम पे कितना चार्ज आता है। ये स्टार्टिंग की 3rd लेक्चर के अंदर ही आप सीख चुके हैं कि किसी एटम पे कितना चार्ज आता है और ये कैसे पता लगता है। चलो 1-2 क्वेश्चन मैं आपसे कराता हूँ, आप मुझे बताएं
ये हमारा पोटेशियम, पोटेशियम नहीं नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 2,5। अब ये गेन करेगा या डोनेट, क्या करेगा, ये क्या करेगा हमारा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। और जो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, गेन करने वाला कहीं में आएगा नेगेटिव में, लेने वाला हमेशा कहीं में रहता है माइनस में, देने वाला पॉजिटिव, लेने वाला नेगेटिव। तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, -3। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं। जब तक आप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं सीखते हैं तब तक आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको स्टार्टिंग 20 एलिमेंट्स का चार्ज पता लग गया होगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट हैविंग चार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट हैविंग चार्ज, तो क्या आप आंसर बता सकते हैं? ऐसा एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है जिसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है, सोडियम, नियोन, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। इनमें से किस एलिमेंट के पास चार्ज नहीं है? तो सोडियम कैसा है हमारा 281, तो ये तो 1 डोनेट करेगा, 1 पॉजिटिव। ये कैसा 28 10 है ना, ये तो हमारा 10 वाला 2,8 होता है ना, ये डोनेट करेगा ना ये गेन करेगा, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये 0 चार्ज वाला है, तो यही हमारा आंसर होगा। मैग्नीशियम को देख लेते हैं 282, 2 डोनेट करेगा 2 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम देख लेते हैं 13, 283, 3 डोनेट करेगा तो 3 पॉजिटिव। तो कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। ये पूछ सकता है कौन डोनेट करेगा, 4 एलिमेंट्स रखे पूछ लेकिन इनमें से कौन केवल डोनेट करने वाला है या कौन खाली गेन करने वाला है। तो आई थिंक आप बहुत ईजिली इस चीज़ को बता सकते हैं। तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सॉरी नॉन मेटल्स, और तीसरा हमारा क्या, मेटलॉइड्स। क्या हमारा मेटलॉइड्स। ये वर्ड आपने सुने जरूर होंगे, अगर आप 9th के स्टूडेंट्स हैं तो ये वर्ड आपने जरूर 8th में सुने होंगे। तो अभी आपको जो एक्यूरेट इनकी डेफिनेशन होती है वो आपको पता लग जाएगी। 8th तक ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना होने की वजह से वहाँ पे केवल इनकी प्रॉपर्टी से जो डेफिनेशन बनती है आप वो केवल वो याद रखते हैं, बट इनको एक्चुअल डेफिनेशन इनकी क्या है वो देखिए। अब ये हमारा सोडियम है, ये 11 नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। अभी आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा नहीं करेगा। और ये क्लोरीन है हमारा 17, 287। ये आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए या बोल ले कि स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो तो हमारा नॉन मेटल, वो क्या है हमारा नॉन मेटल। और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो क्या है हमारा मेटल, वो क्या है हमारा मेटल। जैसे Mg 12 है ना, 282। अब ये क्या करेगा, 282 वाला 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं मेटल्स। इलेक्ट्रॉन डोनर्स क्या होते हैं, मेटल्स होती है हमारी। ये क्या होगी, मैग्नीशियम इज अ मेटल। मैं पूछूँ आपसे सल्फर इज 16, 286 बताइए क्या होगा। 286 वाला गेन करेगा ना, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये क्या होगा हमारा नॉन मेटल। सो मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। दोज आर द एटम्स which donates the electron from the outermost cell। जो एटम अपनी आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो कौन होगा हमारा मेटल। नॉन मेटल, जो एटम अपनी आउटरमोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो क्या होगा नॉन मेटल। दोज आर द एलिमेंट विच गेन्स इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द आउटरमोस्ट सेल, दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। बचे कौन हमारे मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन इज 14, 2,8,4। अब ये ऐसा है कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है। अर्थात इट मीन्स इट हैविंग मेटेलिक प्रॉपर्टी एज वेल एज नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी। इसके पास में मेटल की प्रॉपर्टीज भी है और नॉन मेटल की। मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की। अभी इस भाई के पास में दोनों है, ये दे भी सकता है और ले भी सकता है। जो इलेक्ट्रॉन, जो एलिमेंट या जो एटम मेटल की और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी रखता है वो क्या होता है हमारा मेटलॉइड्स।
डेफिनेशन क्या है, दोज आर द एलिमेंट्स, दोज आर द एटम्स, एक ही बात है, दोज आर द एटम्स और एलिमेंट्स विच कैन डोनेट और गेन द इलेक्ट्रॉन, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको कोई एटम इलेक्ट्रॉन कब डोनेट करता है, कब गेन करता है, और क्यों डोनेट करता है और क्यों गेन करता है, ये सारी चीज़ें आपको इस लेक्चर में समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम इससे भी अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर द क्लास।